नमस्कार दोस्तों। इकोनॉमिक्स करंट अफेयर सीरीज में जब हम डिस्कशन कर रहे हैं 2025 का इकोनॉमिक्स करंट अफेयर, जिसमें हमारा अगला टॉपिक है सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ में हमारा पहला पॉइंट है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। कंटेक्स्ट क्या है इसका कि आरबीआई हैज़ इशूड रिवाइज्ड गाइडलाइंस कैपिंग इन्वेस्टमेंट बाय रेगुलेटेड एंटिटीज एट 20% ऑफ द कॉर्पस ऑफ एन अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। मतलब किसी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में किसी बैंकिंग, एनबीएफसी चाहे रेगुलेटरी एंटिटीज़ का 20% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। ये किसी रेगुलेटेड एंटिटीज़ का है। और साथ ही साथ जो है किसी इंडिविजुअल का 10% से ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? है क्या कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड क्या है कि अल्टरनेट वर्ड का ही यहाँ पे मतलब हुआ कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जो नॉर्मल रेगुलर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे हट करके जो है कोई इन्वेस्टमेंट का जो है जरिया हो, उसको हम अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड बोलेंगे। तो होता क्या है कि मान लीजिए अगर हम बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, और बैंक से जो लोन का हमारा जो लेवल है वो एग्जॉस्ट हो गया, मतलब बैंक से जितनी एलिजिबिलिटी है वो एग्जॉस्ट हो गई है, पहला कंडीशन। या दूसरा जो है हम लोन ले लिए हैं लेकिन डिफ़ॉल्ट करते जा रहे हैं या लोन रिपेमेंट करने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि फिर कहीं से अलग जगह से पैसे की व्यवस्था करते हैं, कहीं अलग जगह से लोन या फंड की हम व्यवस्था करते हैं। क्या करें? या तो जो है हम और लोन ले करके अपने बिजनेस को एक्सपांड करें, या जो पुराना लोन डिफ़ॉल्ट हो रहा था हम उसको रिपेमेंट करें। ठीक है, दोनों कंडीशन में क्या होता है कि अगर वही बैंक अगर उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो उस फर्म में, उस कंपनी में, तो किसी न किसी माध्यम से जो है वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करके जो है उस एंटिटी को फिर से जो है फंड प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। इससे क्या होता है कि शैडो बैंकिंग वाला एक कंसेप्ट है, वो जनरेट होता है, डेवलप होता है, जो कि ये भी इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं है और इलीगल प्रैक्टिस है। और दूसरा जो है इसमें जो है लोन एवरग्रीनिंग वाला एक मामला आता है, मतलब जो है एक लोन लेकर के दूसरे लोन को क्लियर करना, पिछला लोन को, और फिर जो है कार्य करना। उसके बाद ये लोन को चुकता, मतलब ये लोन अगर बढ़ जाए तो फिर तीसरा लोन लेना, तीसरे से दूसरा लोन को क्लियर करना, मतलब लोन की एवरग्रीनिंग होते रहना, लोन हमेशा एक तरीके से रिन्यूअल होते रहना, ये एक इशू होता है। और दूसरा शैडो बैंकिंग का मामला आता है। इसके चलते जो है आरबीआई ने जो है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में जो है इतना जो है कैप लगाया है कि इससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है? ज़्यादातर जो है ये एनी प्राइवेटली पुल्ड इन्वेस्टमेंट वेदर फ्रॉम इंडियन और फॉरेन सोर्स, मतलब इंडियन चाहे फॉरेन सोर्स कहीं से भी जो है प्राइवेटली पुल्ड इन्वेस्टमेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, कंपनी, कॉर्पोरेट बॉडी और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर दैट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, मतलब इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड हो और ये जो है उसमें संस्थाएँ हो सकती हैं। एआईएफ जो होता है डज नॉट इंक्लूड फंड्स कवर अंडर द सेबी, मतलब कोई सेबी से रजिस्टर्ड जो म्यूचुअल फंड है वो इसमें कवर नहीं होते हैं। साथ साथ सेबी के अंतर्गत जो है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम जो होती है वो भी जो है एआईएफ मतलब अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड नहीं होते। और एनी अदर रेगुलेशन ऑफ द बोर्ड टू रेगुलेट फंड मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो होता है आर रेगुलेटेड बाय द सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है अंडर द सेबी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन एक्ट 2012। तो इसके तहत जो है इसका रेगुलेशन होता है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो है 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी जो है इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस में फंड प्रोवाइड करते हैं, एंड प्रोजेक्ट विच आर सोशली एंड इकोनॉमिकली वाइबल। मतलब इन तीनों कैटेगरी में, कैटेगरी 1, 2, 3 में ये जो है सबसे जो है सेफ, कंपेरेटिवली जो है सेफ टाइप का है और मतलब इकोनॉमिक के लिए ज़्यादा प्रूडेंशियल है। तो ये टाइप के कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट वाले एआईएफ को कैटेगरी 1 में रखा गया है। इसके अंतर्गत आता है वेंचर कैपिटल फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एंजल इन्वेस्टमेंट फंड और सोशल वेंचर फंड। दूसरा जो कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड डेब्ट सिक्योरिटी, मतलब इक्विटी और डेब्ट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है, मतलब कंपनी का कोई डेब्ट सिक्योरिटीज़ हो चाहे इक्विटी वगैरह हो, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैटेगरी 2 का एआईएफ होता है। इसमें इसकी कैटेगरी में आएगा प्राइवेट इक्विटी फंड्स, डेब्ट फंड्स एंड फंड्स ऑफ द फंड्स। तीसरा कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट एम एट शॉर्ट टर्म रिटर्न अचीव्ड बाय द एम्प्लॉइंग कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मतलब जैसे कि हेजिंग करना, हेजिंग मतलब फ्यूचर ऑप्शन, बाई सेलिंग, आर्बिट्राज, मतलब बहुत सारे इसमें टर्म होते हैं। आर्बिट्राज फंडिंग होती है, फ्यूचर ऑप्शन को हेज करके शॉर्ट सेलिंग वगैरह होती है, तो उसको हेड फंड करना।
हेजिंग करना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी फंड, मतलब इस टाइप के जो कैटेगरी के जो फंड है वो कैटेगरी 3 में है। तो ये हुआ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड से संबंधित आरबीआई का क्या गाइडलाइंस है। ये गाइडलाइंस 20% का है, तो क्यों है और किसके अंतर्गत ये जो है रेगुलेट होता है। अगला टॉपिक है हमारा उन्नति जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड। तो अब यहाँ पे उन्नति जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड, ये जीरो कूपन समझ में आता था, जैसे हम जनरली डिस्कशन करते थे, चाहे जानते थे कि जीरो कूपन बॉन्ड जो है कंपनियाँ इशू करती हैं, ठीक है। और ये जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड क्या है, तो ये मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट, ऐसे बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट जिसमें आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा और प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं मिलेगा। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो दोनों चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो इसको बोलेंगे जीरो कूपन एंड जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड। तो सेबी अलाउड टू इशू जीरो कूपन एंड जीरो बॉन्ड्स ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज। विच इज सोशल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे लिस्टेड है, किसके अंतर्गत आता है, एनएससी के अंतर्गत, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत आता है। तो बॉन्ड्स ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटेट सोशल इंटरप्राइजेस टू रेज फंड फॉर द सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव। मतलब सोशल इंटरप्राइजेस अगर कोई होगा जो कहाँ पर रजिस्टर्ड होगा, वो मतलब सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड होगा, तो उसमें इन्वेस्टमेंट का जो है मतलब सोशल वेलफेयर के लिए जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड के थ्रू हो सकता है। फीचर क्या है, फीचर ऑफ उन्नति जीरो कूपन जीरो बॉन्ड का क्या फीचर है कि ये एक एनपीओ है, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जो है वाज द फर्स्ट एंटिटी टू बी लिस्टेड ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी के सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे मतलब जो है लिस्टेड विथ इश्यूएंस ऑफ जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड वर्थ रेट ऑफ 2 करोड़, 2 करोड़ का जो है जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड जारी किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ट्रेनिंग 10,000, मतलब ये जो है जैसे ये जो कॉर्पस जो है 2 करोड़ जो अगर कलेक्ट हो जाता है तो इसका ऑब्जेक्टिव होगा कि 10,000 अंडर प्रिविलेज यूथ फ्रॉम द गवर्नमेंट कॉलेज इन 5 स्टेट्स यूपी, एमपी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु फॉर द एम्प्लॉयमेंट। मतलब जो उनको 10,000 लोगों को ट्रेंड करना है अनप्रिविलेज कैटेगरी के लोगों को, ताकि वो एम्प्लॉयमेंट के लायक हो जाए, कहाँ, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हों। फंड रेजिंग मतलब का गोल क्या है कि 2 करोड़ विथ ईच बॉन्ड प्राइस्ड एट द 1 रुपये, मतलब 1 रुपये का जो है बॉन्ड जारी करेगा और 2 करोड़ लोगों से एक तरीके से ये फंड रेज करेगा। और बाद में इसमें क्या है कि कुछ भी 1 करोड़ फॉर द एनपीओस एंड मिनिमम कैपिटल एप्लीकेशन साइज इज 2 लाख रुपये, ठीक है। मिनिमम इशुएंस साइज 1 करोड़ होना चाहिए और मिनिमम एप्लीकेशन साइज इज 2 लाख रुपये होना चाहिए। इशूअर कौन है, जीरो कूपन SGBS उन्नति फाउंडेशन जो है, इसका जो है इशूअर है, मतलब इशू करने वाली एजेंसी है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सिंस 2011। मतलब जो है ये जो मतलब जो है SGBS उन्नति फाउंडेशन जो है ये जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड को जारी करती है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 2011 में जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और एटलीस्ट 75% ऑफ द टारगेट फंड मस्ट बी रेज्ड फ्रॉम द बॉन्ड इशूड टू प्रोसीड। दे आर इशूड इन डीमेट फॉर्मेट, डीमेट फॉर्मेट में इशू होंगे, नॉट ट्रेडेबल इन ए सिक्योरिटी मार्केट बट ट्रांसफरेबल टू द हियर। मतलब ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है ये क्या है, ट्रांसफरेबल है, मतलब अपने मतलब नेक्स्ट जनरेशन को, चाहे अपने मतलब ट्रांसेंडल जो लोग होते हैं, ट्रांसेंट जो होते हैं, उनको जो है आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर द प्रॉफिट जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट कैन बी लिस्टेड ऑन द मेन और एसएमई प्लेटफॉर्म ऑफ द एक्सचेंज, ठीक है। अगर इसमें प्रॉफिटेबल इंस्ट्रूमेंट बनाना है तब जाके इसको जो है एसएमई प्लेटफॉर्म पर जो है एक्सचेंज पे लिस्टेड होना चाहिए। फंड रेज्ड मस्ट बी यूज फॉर द डिक्लेयर्ड सोशल प्रोजेक्ट विथ डिटेल डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड ऑन यूजेज एंड बैलेंस फंड। मतलब जो है क्लियर कट जो है इसमें डिक्लेरेशन होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट किस सोशल प्रोजेक्ट, ये फंड किस सोशल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट होगा। बेनिफिट क्या है जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड का, एक तो ये डोनेशन टाइप का है, डोनेशन ऑन सोशल कॉज, ठीक है, एक टाइप का डोनेशन है, एक एज एन डोनेशन विदाउट एक्सपेक्टिंग अ फाइनेंशियल रिटर्न। मतलब आप फाइनेंशियल रिटर्न एक्सपेक्टेशन के बिना जो है एक तरीके का डोनेट करते हैं। इंक्रीजिंग विजिबिलिटी, लिस्टिंग ऑन द एसएससी, मतलब सोशल सिक्योरिटी एक्सचेंज पे जो है अगर लिस्टेड है तो प्रोवाइड विजिबिलिटी एंड ट्रस्ट, इनहेंसिंग एक्सेस टू रेगुलर फंडिंग। अकाउंटेबिलिटी, सोशल एंटरप्राइज मस्ट डिस्क्लोज हाउ फंड्स आर यूटिलाइज। मतलब अकाउंटेबिलिटी भी है, जवाबदारी भी है कि इस फंड का यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है और इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड क्या टाइप का होता है, तो यही है कि एसएससी, लिस्टेड ऑन एसएससी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नाइदर पे इंटरेस्ट नॉर प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब ना इंटरेस्ट देगा ना प्रिंसिपल अमाउंट देगा,
फंड्स रेज्ड आर कंसिडर्ड एज ए डोनेशन, डोनेशन को माना जाएगा, और नॉट इन इन्वेस्टमेंट, मतलब इसको जो है इसमें जो फंड में जो पैसा लगाएगा उसको एक तरीके का डोनेशन माना जाता है, इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं माना जाता है क्योंकि ये नॉन रिफंडेबल है। बॉन्ड मेच्योरिटी आइदर आफ्टर 12 मंथ्स और वंस द फंड प्रोजेक्ट कंक्लूडेड, तो बॉन्ड की मेच्योरिटी हो जाती है। तो ये हमारा डिस्कशन हुआ जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड से संबंधित, उन्नति जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेबीज वेरीफाइड यूपीआई फ्रेमवर्क। ये क्या है, जो सेबी जो है ना वो क्या है कि जैसे जो फंड ट्रांसफ़र वगैरह होते हैं डीमेट अकाउंट में, तो यूपीआई के माध्यम से जो ट्रांसफ़र होने वाले फंड हैं तो उसकी वेरिफिकेशन से संबंधित जो है वो नया फ्रेमवर्क तैयार किया है कि जैसे यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन होता है वो क्या होता है कि उसका रियल टाइम डिजिटल पेमेंट का जो है वो मॉनिटरिंग होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, उसमें ट्रस्ट होना चाहिए। तो उससे संबंधित जो है नया फीचर और फ्रेमवर्क तैयार किया है कि जैसे विजुअल क्यू मतलब वेरीफाइड हैंडल विल डिस्प्ले ग्रीन ट्रायंगल विथ थम्स अप आइकन, और इसी तरीके से ट्रांजिशन पीरियड जो है वो एग्जिस्टिंग यूपीआई हैंडल आर वैलिड टिल 11 दिसंबर 2026। उसके बाद क्या होगा कि एक वैलिड यूपीआई आईडी ही अलाउ है। तो मतलब जो है अपने यूपीआई आईडी को जो है आपको परमानेंटली जो है वो रजिस्टर्ड करके रखना पड़ेगा, और उसी से उसका वेरिफिकेशन का एवं और जो है डाटा अकाउंट डिटेल्स वगैरह मतलब विड्रॉ कर मतलब जो है डाटा वगैरह कलेक्ट करके जो है उसका वेरिफिकेशन होगा। तो ये जो है सीबी का जो है एक वेरिफिकेशन है यूपीआई को लेकर के। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंडियाज़ फर्स्ट वेदर डेरिवेटिव्स। वेदर इंडिया का पहला डेरिवेटिव्स जो है वेदर से संबंधित जो है जारी किया गया है। तो हुआ क्या है कि NCDX मतलब नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ना उसने MOU साइन किया गया है। उन दोनों ने मिल करके, ये दोनों संस्था IMD और NCDX ने मिल करके MOU साइन किया है कि लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट वेदर डेरिवेटिव्स। और इस वेदर डेरिवेटिव्स का क्या यूज है, इनेबलिंग फार्मर्स एंड एलाइड सेक्टर टू हेज अगेंस्ट द रिस्क फ्रॉम द इरेटिक रेनफॉल, हीट वेव्स एंड अदर अनयूजुअल वेदर इवेंट। मतलब जो भी वेदर इवेंट्स एडवर्स वेदर इवेंट्स होंगे उसके अगेंस्ट में जो है फार्मर्स जो एज ए हेजिंग टूल जो है इस डेरिवेटिव्स का यूज करेंगे। तो डेरिवेटिव्स होता क्या है, तो डेरिवेटिव्स जो है एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है, डेरिवेटिव्स आर ए फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू और मोर पार्टीज दैट डिराइव्स देयर वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट्स और बेंचमार्क। मतलब एक तरीके का फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टियों के बीच में, और ये जो डेरिवेटिव का जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी जो वैल्यू जो है डिराइव होती है वो वैल्यू जो है एक अंडरलाइंग एसेट होता है उसी से इसकी वैल्यू डिराइव होगी। मतलब अगर कोई अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू 100 रुपये है और उसकी डेरिवेटिव्स की वैल्यू हो सकता है ये 10 रुपये हो, तो ये 10 रुपये कहाँ से डिराइव हो रहा है, ये 100 रुपये। अगर इस 100 रुपये की वैल्यू 200 हो जाएगी तो इस जो इससे वैल्यू जो डिराइव कर रहा था इसकी वैल्यू 20 रुपये हो जाएगी। तो ये जो 20 रुपये चाहे 10 रुपये ये वैल्यू अपनी डिराइव कर रहा है, कोई अंडरलाइंग एसेट है जिसका प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी 100 रुपये हो जा रहा है, कभी 200 रुपये हो जा रहा है, तो इससे इसकी वैल्यू डिराइव हो रही है। ब्रॉडली जो है डेरिवेटिव्स जो है डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट बोला जाए तो वो दो टाइप के होते हैं। एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये एक तरीके का लीगली बाइंडिंग होता है। जैसे क्या है कि मान लीजिए अगर मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया बाई और सेल का, तो फ्यूचर में उससे कॉम्प्लायंस मेरे को करना ही करना है। मतलब फ्यूचर में उसको या बाई और सेल का जो है अंडरलाइंग सिक्योरिटी ऑन ए फ्यूचर डेट, जो फिक्स डेट है उस पर उसको मेरे को कॉम्प्लायंस करना है। या तो उससे पहले ही मैं जो है अपने उस कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज कर दूँ, या जो है कॉन्ट्रैक्ट अगर जो ड्यू डेट है उस पर आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे जो है उसको कंप्लायंस करना ही है। चाहे बाई का अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो बाई करना है, सेल का कॉन्ट्रैक्ट है तो मुझे सेल करना है। तो ये हुआ फ्यूचर डेरिवेटिव्स। दूसरा होता है एक ऑप्शन डेरिवेटिव्स। तो ऑप्शन डेरिवेटिव में क्या होता है, इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि अगर कोई बायर है, मान लीजिए ऑप्शन में अगर कोई बायर है तो उसके या मतलब जो सिक्योरिटी का होल्डर है उस डेरिवेटिव्स का, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत उसको राइट है, क्या है, उसको जो बायर जो ऑप्शन बाइंग किया है तो उस अंडरलाइंग एसेट को बाई करने का उसके पास राइट है, बट उस पर ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो बाई करेगा ही करेगा। अब इसको मैं ऐसे समझाऊं कि जैसे मान लीजिए राइट टू वोट, ठीक है, आपको राइट टू वोट का अधिकार मिला हुआ है, ठीक है, ठीक है, आपको वोट करने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर वोट करने से कोई रोक नहीं सकता तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इलेक्शन है तो आपको घसीट करके लोग ले जाएं और बोले नहीं वोट करो, क्योंकि वोट देना तुम्हारा अधिकार है। तो ये वोट जो है वो आपकी स्वतंत्रता के लिए है, ना कि आपको घसीट के खींच के इम्पोज करके आपको बोला जाए कि वोट आप करो। मतलब इसी टाइप का जो है एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है ये, कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि आपको जो है राइट है कि आप जो है
एसेट्स को बाई करें, बट ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप बाई करें, बस उसका आपको कुछ प्रीमियम देना पड़ता है। टू बाई और सेल द अंडरलाइंग एसेट एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस विद द इन और एट द एंड ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड। मतलब जो प्री डिटरमाइंड प्राइस होता है उस पर आपको बाई कर लेना है, और इसके एवज में आपको जो डिटरमाइंड डेट होता है उससे पहले जो आप ऑप्शन बाइंग किए हैं तो उसके लिए आपको कुछ प्रीमियम देने पड़ते हैं। अगर आपने बाई कर लिया तो वो प्रीमियम प्लस जो कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है वो आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज आपका प्रीमियम जो है वो लगभग जो है वो जीरो हो जाता है। NCDEX क्या है कि NCDEX जो है लीडिंग एग्रीकल्चर कमोडिटी एक्सचेंज इन इंडिया, लीडिंग एग्रीकल्चर कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट है, गवर्नड बाय द, ये मतलब एक गवर्नमेंट कंपनी है, इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट 1956, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। इफेक्टिव फ्रॉम 2015 एक्सचेंज बिकम अ डीम्ड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज अंडर द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 अंडर द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब एक तरीके से ये रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, सेबी से रजिस्टर्ड है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से संबंधित। कंटेक्स्ट क्या है इस न्यूज़ का कि FDI की वैल्यू, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है वो इंश्योरेंस सेक्टर में 74% से 100% कर दी गई है। अब 74 से 100% का मतलब क्या है कि कोई भी विदेशी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में 100% ओनरशिप के साथ जो है ऑपरेट कर सकती है। पहले क्या था कि 74% जो है FDI था, मतलब 26% किसी न किसी इंडियन एंटिटीज़ को जो है उसमें एज ए शेयर होल्डर, एज ए इन्वेस्टर जो है रहना पड़ेगा। 74% ही जो है फॉरेन होल्डिंग होती थी, लेकिन अब 100% जो है इंश्योरेंस सेक्टर में FDI अलाउड है। तो क्या RBI का डाटा ऑन FDI इनफ्लो में क्या बोलता है, अब इससे संबंधित न्यूज ये है कि टोटल FDI इनफ्लो, ये 2025 का डिस्कशन कर रहे हैं, स्टूड्स एट $81 बिलियन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में $81 बिलियन का FDI टोटल इंडिया में आया, विथ इंक्रीज ऑफ 14%। मतलब पिछले साल 2023 और 24 के कंपेरिजन में 14% का बढ़ोतरी इसमें हुआ है। सेक्टर शेयर इन FDI, मतलब सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में FDI आता है, तो सर्विस सेक्टर में 19%, टोटल FDI का 19% केवल सर्विस सेक्टर में आता है। कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सेक्टर में 16% का, और ट्रेडिंग में 8% का जो है FDI आता है। महाराष्ट्र जो है इंडिया में नंबर 1 स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा FDI आता है, अकाउंटेड फॉर द हाईएस्ट शेयर 39% ऑफ द टोटल FDI। उसके बाद कर्नाटका 13% और थर्ड पे जो है दिल्ली। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली जो है ये रैंकिंग है FDI की। और सोर्स ऑफ द FDI, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा FDI कहाँ से आता है, एक समय था जब मॉरिशस से आता था, लेकिन अब जो है नंबर 1 है सिंगापुर का FDI। सिंगापुर से सबसे ज़्यादा FDI आता है 30%, मॉरिशस से 17%। मॉरिशस से कम क्यों हो गया, क्योंकि हमारा उससे जो है DTA जो है वो साइन, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के बाद जो है GAAR, मतलब जनरल अवॉइडेंस जो रूल है वो जो डील सेंक्शन हो जाने के बाद से जो है, और रूल ऑफ ओरिजिन ये सब जो है साइन हो जाने के बाद से मॉरिशस सब सेकंड प्लेस पे आ गया है। नंबर 1 पे सिंगापुर जो है हमारा FDI का सोर्स है। थर्ड प्लेस है यूनाइटेड स्टेट्स का 11%। ग्रॉस FDI, इंडिया अट्रैक्टेड $75.1 बिलियन इन द ग्रॉस FDI इनफ्लो ड्यूरिंग अप्रैल टू फरवरी 2024-25। फॉल इन नेट FDI क्रैश्ड बाई मोर देन 96% एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। ठीक है, FDI जो है, नेट FDI जो है क्रैश्ड बाई मोर देन 96%। ग्रॉस फॉरेन इनफ्लो टू द GDP रेशियो स्टेडली डिक्लाइन फ्रॉम द 3.1% इन 2021। की डिफरेंस क्या है यहाँ पे, ये ग्रॉस FDI और नेट FDI, ये दोनों में जो डिफरेंस बेसिकली ये है कि जैसे ग्रॉस FDI क्या है कि मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया में टोटल FDI कितना आया, मतलब कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, उसको हम बोलेंगे ग्रॉस FDI। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे कैच क्या है, नेट FDI जो होता है वो ग्रॉस FDI में से इंडिया की कोई कंपनी, इंडिया का कोई जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर दूसरे देश में जाकर के इन्वेस्टमेंट करता है तो वो होगा हमारा FDI आउटफ्लो। वो आउटफ्लो को जब हम अपने ग्रॉस FDI में, मतलब जो इनफ्लो वाला जो है FDI, उसमें से जब हम उसको माइनस करते हैं तब हमको मिलता है नेट FDI। तो ग्रॉस FDI क्या है कि कभी भी जीरो नहीं होता है या कभी भी माइनस नहीं होता है, जीरो हो सकता है या पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, निगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन नेट FDI जो होता है वो कभी निगेटिव भी हो सकता है। क्या होगा किस सिचुएशन में, कि जब किसी देश में इनफ्लो से ज़्यादा जब आउटफ्लो FDI के रूप में होगा तो मे भी जो है उसका नेट FDI जो है वो
माइनस में भी दिखा है। तो यही सिचुएशन यहाँ पे हुआ है, जो एफडीआई क्रैश किया गया है, जो 96% जो क्रैश हुआ है नेट एफडीआई, वो जो है यही है कि हमारा जो है एफडीआई जो है वो कम आ रहा है, इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज़्यादा है, उसके चलते ये जो है वो क्रैश किया गया है। तो अब क्या इंपॉर्टेंस है ग्रॉस एफडीआई का और नेट एफडीआई का? तो जैसे जनरली जो है हेडलाइन जो आता है हमारा न्यूज़ वगैरह में, वो ग्रॉस एफडीआई आता है कि इंडिया में इतना इन्वेस्टमेंट आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो है ना, ये लार्जर पिक्चर शो करता है, और ये एक टाइप का ये पॉपुलिस्ट होता है कि मतलब ये गवर्नमेंट के फेवर में रहता है कि वो शो करने के लिए कि हमारा जो इन्वायरमेंट है देश का, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, वो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है। जो नेट आउटवर्ड जो एफडीआई होता है, चाहे नेट एफडीआई जिसको बोलते हैं, उससे ये पता चलता है कि इकोनॉमिस्ट जो है, हमारे देश के इकोनॉमिस्ट जो है, उसके हिसाब से जो है अपना पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं। तो जो है नेट एफडीआई है वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए सही है, और ग्रॉस एफडीआई जो है एक तरीके से पॉपुलिस्ट मेजर है। देश में सबसे ज़्यादा हमारा एफडीआई आता है सिंगापुर, यूएस, यूएई, मॉरिशस और नीदरलैंड से आता है। ये मिल करके टुगेदर अकाउंट फॉर द मोर देन हाफ ऑफ द राइज इन द आउटवर्ड एफडीआई। मतलब इन देशों में इंडिया, अब इंडिया यहाँ से एफडीआई आता भी है और इंडिया से एफडीआई वहाँ जाता भी है। ये हुआ हमारा नेट एफडीआई का डेफिनेशन। अब देखते हैं क्या है। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ डिटेल्स दिया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट बाय ए नॉन रेसिडेंट, मतलब जो इंडिया का रेसिडेंट ना हो उसके द्वारा इन्वेस्टमेंट हो, एक्वायरिंग मोर देन 10%, मतलब मोर देन 10% इक्विटी में अगर इन्वेस्टमेंट भी, अगर किसी के स्टॉक वगैरह में भी अगर 10% से ज़्यादा का अगर इन्वेस्टमेंट है तो भी जो है उसको एफडीआई की कैटेगरी में रखा जाता है। इन ए लिस्टेड इंडियन कंपनी और एनी स्टेक इन अनलिस्टेड फर्म, मतलब किसी अनलिस्टेड फर्म में भी एज ए कैपिटल चाहे एज ए टेक्नोलॉजी अगर वो 10% से ज़्यादा इक्विटी का इन्वेस्टमेंट करते हैं, या लिस्टेड कंपनी में 10% का जो स्टॉक होल्ड करते हैं, तो वो एफडीआई का डेफिनेशन में आ जाता है। रिप्रेजेंट लॉन्ग टर्म इक्विटी बेस्ड नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल, ठीक है। तो ये क्या होता है कि एक लॉन्ग टर्म होता है, इक्विटी बेस्ड होता है, और नॉन डेप्ट क्रिएटिंग, मतलब डेप्ट एक तरीके का क्रिएट नहीं करता है, जैसा कि जो है एफपीआई जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करता है, वैसा इसमें नहीं होता है। गवर्नेंस क्या है कि गवर्निंग लेजिस्लेशन क्या है कि एफडीआई पॉलिसी 2020 एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट रूल 2009 जो है वो किसके अंतर्गत आता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंतर्गत। फिर पॉलिसी फार्मुलेशन एंड इन्फोर्समेंट, तो इसके लिए जो पॉलिसी फार्मुलेशन कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत एक जो डिपार्टमेंट ये है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री, ये जो है पॉलिसी फार्मुलेशन करता है, और इन्फोर्समेंट जो है इसका आरबीआई के द्वारा होता है। कौन कौन से सेक्टर जिसमें एफडीआई जो है अलाउ नहीं है, एफडीआई जो है प्रोहिबिटेड है, उसमें है एटॉमिक एनर्जी, लॉटरी एंड गैम्बलिंग, चिट फंड, टोबैको, निधि कंपनीज एंड रियल इस्टेट एक्सक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। मतलब जो है कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को छोड़ करके के अलावा जो है रियल इस्टेट का जो कारोबार है वो भी एफडीआई के दायरे से बाहर है। एफडीआई के दो रूट है, एक तो होता है ऑटोमेटिक रूट जिसमें आरबीआई का अप्रूवल चाहे गवर्नमेंट का अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होता है, और एक होता है रेगुलेटरी मतलब जो है अप्रूवल रूट होता है, उसमें आरबीआई से आपको परमिशन लेने की ज़रूरत होती है। गवर्नमेंट रूट में क्या है? द फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, ये एक पोर्टल है अप्रूवल फॉर द सेंसिटिव सेक्टर सच एज डिफेंस, रिटेल, ब्रॉडकास्टिंग एंड प्रिंट मीडिया। 3 टाइप ऑफ एफडीआई है। क्या है कि हॉरिजॉन्टल एफडीआई रिप्लिकेट द सेम होम कंट्रीज ऑपरेशन अब्रॉड, मतलब जो है कि सेम होम कंट्री जो है, मतलब जैसा अपने देश में ऑपरेट हो रही है, नॉन रेजिडेंट कंट्री में जैसा ऑपरेट हो रही है, वैसा ही जो है वो सेम टाइप का ऑपरेशन जो है वो दूसरे देशों में भी ऑपरेट करेगी। तो ये हुआ हमारा हॉरिजॉन्टल एफडीआई। वर्टिकल दूसरा है हमारा वर्टिकल एफडीआई। इसमें क्या है? इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट वैल्यू चेन स्टेजेस अब्रॉड, अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, मतलब जो किसी मेन इंडस्ट्री में जब जो एफडीआई आता है तो उसके अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री में जो है वो इन्वेस्टमेंट करती है। कोग्लोमरेट एफडीआई क्या होता है कि ये जो अनरेगुलेटेड फॉरेन बिजनेस, मतलब जैसे मान लीजिए अनरिलेटेड फॉरेन बिजनेस, मतलब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका यूएसए में दूसरे टाइप का बिजनेस है, ठीक है, लेकिन वो इंडिया में आएगी तो मतलब जो यूएसए में बिजनेस है उससे दूसरा कोई बिजनेस में एफडीआई चाहे इन्वेस्टमेंट करेगी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन के लिए, तो इसको बोलते हैं कोग्लोमरेट एफडीआई। 3 टाइप के एफडीआई, एक हॉरिजॉन्टल जिसमें जैसा
दूसरी कंपनी दूसरे देशों में उसका जो है बिजनेस मॉडल है सेम उसी टाइप का जो है रेप्लिकेट करता है वो दूसरे देशों में एज FDI, उसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। मेथड क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के? तो पहला जो मेथड है चाहे जो फील्ड है वो बोलते हैं ग्रीन फील्ड। तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट वे प्रोजेक्ट होते हैं जैसे मान लीजिए कोई भी स्टील प्लांट, पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट, चाहे कोई इंडस्ट्री लगने वाली है तो वो जीरो से जो इंडस्ट्री लगती है, मतलब जो है फर्स्ट टाइम जो है बिल्डिंग ए न्यू फैसिलिटी फ्रॉम स्क्रैच, तो वैसे प्रोजेक्ट को बोला जाता है ग्रीन फील्ड। तो उसमें FDI अलाउ है। मर्जर एंड एक्विजिशन, मतलब फॉरेन फर्म्स बाइंग पार्सली और फुल स्टेक इन इंडियन कंपनी, मतलब इंडियन किसी कंपनी में कुछ स्टेक पार्सली चाहे उसको फुल्ली जो है उसमें जो है एक्वायर करती है, चाहे अपनी कंपनी में मर्ज कर लेती है, तो उसमें भी FDI अलाउ होता है। तीसरा क्या है कि ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, मतलब ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट वो होते हैं कि एग्जिस्टिंग वो कंपनी जो है वो अवेलेबल है लेकिन उसका कुछ एक्सपांसन हो रहा है, तो उस एक्सपांसन में वो अपना पैसा लगा सकती है। मतलब मान लीजिए 3 मिलियन टन, अगर किसी 3 मिलियन टन एनुअल प्रोडक्शन का कोई स्टील प्लांट है और वो 5 मिलियन टन करना चाहता है, 5 मिलियन टन करना चाहता है, तो उसके लिए जो पैसा अगर लगता है तो उसके में जो इन्वेस्टमेंट होगा उसको बोला जाएगा ब्राउन फील्ड FDI इन्वेस्टमेंट। चौथा पॉइंट है अपना ज्वाइंट वेंचर, मतलब फॉरेन एंड डोमेस्टिक फर्म्स ज्वाइंटली क्रिएट अ न्यू एंटिटी, मतलब जो है दो इंडियन की कंपनी किसी विदेशी कंपनी के साथ टाई अप करके जो है इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसको बोला जाएगा ज्वाइंट वेंचर। कैटेगरी क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का? तो 100% FDI वाया ऑटोमेटिक रूट इन नॉन सेंसिटिव सेक्टर लाइक पोर्ट्स एंड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो है जो नॉन सेंसिटिव जो है सेक्टर है उसमें 100% FDI ऑटोमेटिक रूट के थ्रू अलाउ है, मतलब इसमें गवर्नमेंट का चाहे RBI के अप्रूवल के रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अप टू 100% FDI वाया गवर्नमेंट रूट, मतलब इसमें अप्रूवल की जरूरत पड़ती है किसमें? इन सेंसिटिव सेक्टर लाइक सैटेलाइट टाइप के जो सेक्टर में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो 100% FDI अप टू, मतलब 100% तक तो FDI अलाउ है लेकिन गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। कुछ सेक्टर ऐसे हैं कि जैसे उसमें जो है FDI कैप्ड है, मतलब जैसे कि आपका 49%, 74% या 26%। तो कैप्ड FDI इन ऑटोमेटिक अबव इट नीड्स गवर्नमेंट अप्रूवल, जैसे कि प्राइवेट बैंक में जैसे आपको 74% की FDI अलाउ है, रिमेनिंग 26% कोई इंडियन एंटिटी होनी चाहिए। तो वैसे सेक्टर को जो है वो ऑटोमेटिक रूट में है, ऑटोमेटिक मतलब विदाउट गवर्नमेंट के अप्रूवल के आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अलाउ FDI ओनली अप टू फिक्स्ड कैप वाया बोथ ऑटोमेटिक एंड गवर्नमेंट रूट, मतलब जो है फिक्स कैप जो है या तो फिक्स्ड कैप वाला जो है उसमें FDI अलाउ होगा या तो ऑटोमेटिक रूट से या तो गवर्नमेंट अप्रूवल रूट से, जैसे कि प्रिंट मीडिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा FDI, FPI और FII में क्या डिफरेंस है। तो जैसे एस्पेक्ट्स क्या है, एक तो FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का क्या मॉडल है कि ये ज़्यादातर जो है FDI जो आता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आता है। ठीक है, रेल, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट, इस टाइप के जो सेक्टर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है इसमें जो है FDI आता है। चाहे हो सकता है कि आपका जैसे स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट, पावर प्लांट, इस टाइप के सेक्टरों में जो है FDI आता है, जिससे कि जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है। इसलिए ये जो है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से सबसे जो है फ्रूटफुल है, सबसे सूटेबल माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है कि फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि स्टॉक और बॉन्ड में जो है पैसा लगाया जाता है, पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाता है, तो उसको बोला जाता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो होते हैं कि जैसे कोई इंस्टीट्यूशन है, जैसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन कंपनी जो विदेश की हैं, मतलब वो उनको इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में रखा जाता है। तो वैसा जो है वो अपने कॉर्पस को ग्रोथ करने के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए अगर किसी दूसरे देश में पैसा लगाते हैं तो उसको बोला जाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, म्यूचुअल फंड हाउसेस, इंश्योरेंस कंपनियां, पेंशन कंपनियां, ये सब पैसा जो है लगाती हैं FIIs के थ्रू। सीलिंग क्या है, तो वही 10% से ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट है तो उसको FDI बोला जाएगा, 10% से नीचे है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि FPI बोलते हैं, और 20% ऑफ द पेड अप कैपिटल, मतलब ये एक तरीके का एक ही टाइप का जो है इन्वेस्टमेंट, मतलब ये थ्रेशोल्ड है इस दोनों का। नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जनरली FDI लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और इसमें मैनेजमेंट कंट्रोल भी, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी जो है इसमें आपको चेयर मिल जाता है। मे बी अगर 100% FDI अलाउ है, 74% FDI अलाउ है, तो आपका मैनेजमेंट का कंट्रोल भी जो है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके हाथ में होता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। प्राइमरी गोल होता है इनका फाइनेंशियल गेन। FPI का होता है फाइनेंशियल गेन, और FPI के टाइप का ही होता है FII, जिसमें जो है लॉन्ग टर्म होता है। FPI से तो लॉन्ग टर्म होता है लेकिन शॉर्टर देन FDI होता है। ये इन्वेस्टमेंट करते हैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए और प्रॉफिट के लिए।
कंट्रोल मतलब जो इन्वॉल्व एंड डेली ऑपरेशनल एंड ओनरशिप, मतलब एक तरीके से फुली ओनरशिप हो जाता है इसमें। इसमें क्या होता है, पैसिव ओनरशिप होता है और कंट्रोल नहीं होता है। और नो कंट्रोल फोकस ऑन रिटर्न, मतलब ये इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होता है वो उस पर कोई फर्म पर जो है कोई मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं होता है, केवल इनका फोकस जो होता है वो रिटर्न पे होता है। रिस्क क्या है कि एफडीआई में हाई रिस्क फॉर लॉन्ग टर्म मार्केट एंड रेगुलेटरी एक्सपोजर, ठीक है। अगर लंबे समय तक रहते हैं तो लॉन्ग टर्म में रहने से क्या होता है, लॉन्ग टर्म जो मार्केट का रिस्क है वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ रेगुलेटरी एक्सपोजर जो होता है, जैसे गवर्नमेंट का कुछ रेगुलेशन है उन पर पूरी तरीके से इम्पोज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि मान लीजिए किसी ने लगाया पावर प्लांट, कोल बेस्ड पावर प्लांट लगाया, और वो कोल बेस्ड पावर प्लांट के चलते जो है अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो वो पूरा गवर्नमेंट के रेगुलेशन में आ जाएगा। हो सकता है कि एक्सेस पॉल्यूशन की वजह से जो है वो जो प्लांट है उसको भी बंद कर दिया जाए, सील कर दिया जाए, ठीक है। नो ड्यूज क्लियरेंस वगैरह जो है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो है उसको हटा दिया जाए। तो ये रेगुलेटरी जो है एक्सपोजर उनके ऊपर रहता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास क्या होता है कि लोअर रिस्क विथ इजी एंट्री एंड एग्जिट, मतलब इसमें कोई मतलब रिस्क इन्वेस्टर्स पे नहीं है, मतलब एंट्री भी आसान है और एग्जिट भी आसान है। एफआईआईस के ऊपर क्या है, रिस्क टाइड टू द मार्केट। अब इनको क्या है, मार्केट से जो है एसोसिएटेड होते हैं, तो मार्केट के अप डाउन से इनका प्रॉफिट और लॉस होता है। तो जो मार्केट का जो लिंक्ड प्रॉफिट लॉस है वो एसोसिएटेड होता है, इसलिए इन पे रिस्क होता है, कैपिटल फ्लो पॉलिसी होती है। इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, एफडीआई से जो है जॉब क्रिएट होता है, क्रिएट जॉब्स, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें क्रिएट होती हैं। टेंजिबल आइटम्स क्रिएट होते हैं जो कि इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल हैं। एफपीआई से क्या है कि फाइनेंशियल मार्केट में लिक्विडिटी मिलती है, मतलब पैसा आता है, ठीक है। उस पैसे का यूटिलाइजेशन तो होता है, मे भी ना भी हो, लेकिन मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहती है। एफआईआई से क्या होता है, स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहती है, लिमिटेड टू द फाइनेंशियल मार्केट, मतलब फाइनेंशियल मार्केट के अल्टर जो है स्टॉक इक्विटी में जो है इसकी लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए एफआईआई करते हैं। रेगुलेशन क्या है, ये जो है डीपीआईआईटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड के अंतर्गत जो है ये एफडीआई पॉलिसी जो है वो गवर्न होती है। और बाकी एफपीआई और एफआईआई पे सेबी का भी रेगुलेशन है, आरबीआई का भी रेगुलेशन है, और फेमा एक्ट के तहत भी जो है ये रेगुलेशन के अंतर्गत आते हैं। लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ को जितना जल्दी हम इनकैश करा लेते हैं वो उतना ही लिक्विड होता है, और कोई चीज़ अगर स्लो इनकैश कराने में है, चाहे इनकैश कराने में हमको समय लगता है, टाइम लगता है, तो उसकी लिक्विडिटी को हम बोलते हैं कि लिक्विडिटी इसकी कम है। तो एफडीआई जो है टेंजिबल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होता है, तो इसकी लिक्विडिटी कंपैरेटिवली जो है वो लो होती है। लो लिक्विडिटी फ्रॉम द फिजिकल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म टाइज। लॉन्ग टर्म टाइज होता है भाई उसका खुद का इन्वेस्टमेंट है। अब किसी ने सीमेंट प्लांट लगाया है तो वो रातों रात चाहेगा कि उसको बंद करके बेच करके निकल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या है कि लॉन्ग टर्म टाइज होता है, लो लिक्विडिटी होती है। एफपीआई और एफआईआई में क्या हाई लिक्विड होता है, क्योंकि यह क्या है कि कैश फ्लो है, केवल आप जो है किसी स्टॉक में या फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट किए हैं, जब मन किया आप उसको जो है बेच करके एसेट्स अपना जो है निकल गया। तो इसमें जो है मतलब मनी का जो है फ्लो जो है ज़्यादा होता है, इन और आउट दोनों ज़्यादा होता है, ठीक है। ये हमने पूरा समझा एफडीआई, एफपीआई और एफआईआई के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर।